बीए सेकेंड ईयर पेपर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बारे में जानने से पहले हम अपने जो विषय है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे ज्योग्राफी शब्द जो है, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, हिंदी में जिसे हम भूगोल कहते हैं, जिसका इंग्लिश रूपांतरण जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले उपयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो है वो इरेटोस्थेनीज ने उपयोग किया था। इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक के रहने वाले थे। तो ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे सबसे पहले उपयोग किया इरेटोस्थेनीज ने। अब अगर इस शब्द के अर्थ को समझें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, यानी हम हमारे भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अब इसमें पृथ्वी के किस प्रकार का वर्णन किया जाता है, तो इसमें पृथ्वी के कल, आज और कल का वर्णन किया जाता है। इस कल से मतलब है पृथ्वी का इतिहास, आज का मतलब है वर्तमान और कल का मतलब है भविष्य, यानी आने वाला समय। अब इस कल में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं इस कल की बात करती हूँ। इसमें पढ़ा जाएगा पृथ्वी का इतिहास, कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी में पहले पृथ्वी गर्म गैस का गोला था, उसके बाद में विस्फोट हुआ, सारी गैसेस इकट्ठा हुई, फिर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई और उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी इसमें इतिहास पढ़ा जाता है। आज में हम पढ़ेंगे वर्तमान, यानी हमारी जो पृथ्वी है उस पर वर्तमान में कौन कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं हो रही है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, सागर है, ये सारी जो है वो हमारी भौतिक स्वरूप जो है वो इस पर पाए जाते हैं। तो हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भविष्य कल, इस कल का मतलब है आने वाले समय में हमारी पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं। यानी हम भूगोल के अंतर्गत विषय, हमारे ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत पृथ्वी के कल, आज, कल, यानी पृथ्वी के निर्माण से लेकर आने वाले समय में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, आज जो है हमारे यहाँ हिमालय दिखाई दे रहा है। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, पर क्या हमेशा से ही यहाँ हिमालय था? हिमालय के स्थान पे एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहते हैं, और उस टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये हिमालय अभी भी अपनी युवावस्था में है। हिमालय की ऊंचाई जो है वो अभी भी बढ़ रही है, हिमालय अपनी युवावस्था में है। और इसी कारण विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्र है, हिमालय स्थिर नहीं है। इसीलिए जो हिमालय के आसपास वाला एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप संबंधी क्रियाएं होती हैं। और आने वाले समय में किस प्रकार का होगा, जैसे अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो मैं बात करती हूँ अरावली की। आज अरावली केवल अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, केवल अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। पर क्या अरावली हमेशा से ही ऐसी थी? जब अरावली का निर्माण हुआ तो अरावली पर्वत जो है वो हिमालय से भी ऊंचे थे, अरावली की ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा थी। पर धीरे 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 अनाच्छादन की क्रियाओं ने कार्य किया, अपक्षय अपरदन की क्रियाओं ने कार्य किया, और अरावली पर्वत कट कट के अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों के रूप में ही पाए जाते हैं। ये इतिहास था कि हमेशा अरावली ऐसे नहीं थे, हमारे ऊंचे थे। हम उस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं, वर्तमान में अरावली की क्या स्थिति है हम उस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं। और आने वाले समय में अपरदन अनाच्छादन की क्रियाएं होती रही, कुछ प्राकृतिक क्रियाएं हैं, कुछ मानवीय क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं होती रही, तो आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति होगी। ये तो एक एग्जाम्पल था। ये सारी क्रियाएं जो है वो धरातल पर पाए जाने वाले सभी क्रियाओं पर जो है वो होती हैं, सभी उच्चावच, सभी भौतिक स्वरूपों पर पाई जाती है। एक बार फिर से, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले इसे काम में लिया था। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है ग्राफी। तो ज्योग्राफी का अर्थ हुआ, जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ
और कैसे, इन बातों का भी अध्ययन किया। कौन सी प्राकृतिक क्रिया कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, यानी एक वैज्ञानिक विषय है ये तथ्यों के पीछे कारण की खोज करता है। तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो इस प्रकार ये हमारे सब्जेक्ट का अर्थ हुआ, भूगोल विषय का अर्थ हुआ। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी की। जैसे जैसे भूगोल का विकास हुआ, यानी सबसे पहले भूगोल का विकास हुआ था ग्रीक में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ग्रीक में हुआ था। उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में भूगोल का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक भूगोल केवल एक ही विषय के अंतर्गत माना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भूगोल का ज्ञान क्षेत्र बढ़ा, नए नए अनुसंधान हुए, नई खोज हुई, नई जानकारी प्राप्त हुई, तो भूगोल विषय का विकास होते होते इसकी दो शाखाएं बढ़ गई। एक शाखा थी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। 18वीं शताब्दी आते आते जैसे जैसे भूगोल का विकास हुआ, ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि हुई, दो शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक का यहाँ पे हम प्राकृतिक क्रियाओं से भी ले सकते हैं, भौतिक और प्राकृतिक एक ही। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहले केवल एक ही शाखा थी, भौतिक भूगोल। इसमें सभी प्राकृतिक क्रियाओं को महत्ता प्रदान की जाती है, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। जैसे पहले मानवीय क्रियाकलापों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, हमारे भूगोल में एक निश्चयवाद की विचारधारा है और ये विचारधारा भूगोल के अधिकतम विकास की नहीं है, प्रारंभिक समय की विचारधारा है जब मानव असभ्य था। और उस विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि मानव मात्र मोम का पुतला है, जैसा प्रकृति ढालती है मानव वैसा ही ढल जाता है। यानी प्राकृतिक क्रियाओं को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, मानवीय क्रियाकलापों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। 18वीं शताब्दी आई, धीरे धीरे भूगोल का विकास हुआ, भौतिक और मानव भूगोल की दो शाखाएं बढ़ गई। इसके अंतर्गत उन सभी शाखाओं या उपशाखाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका नियंत्रण और नियमन प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहली शाखा है भू-आकृति। भू-आकृति यानी उच्चावच। हमें हमारे धरातल पर अनेक प्रकार के उच्चावच किसे कहते हैं? उच्चावच का अर्थ होता है विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल, जैसे सबसे ऊंचे पर्वत, उसके नीचे पठार, उसके नीचे मैदान, उसके नीचे सागर तल और उसके भी नीचे जो है वो अनेक प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। अब भू-आकृति के अंतर्गत उच्चावच की हम बात करते हैं तो जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, सागर है, नदियां हैं, महासागर है, महाद्वीप है, इन सब का निर्माण प्रकृति ने किया। तो हम भू-आकृति भूगोल के अंतर्गत इन सब की जो है वो अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है दूसरा जलवायु भूगोल। अब जलवायु भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो हमारी जलवायु है, कहीं की जलवायु उष्ण है, कहीं की जलवायु शीत है, कहीं की जलवायु शीतोष्ण है, इन सब का अध्ययन करते हैं कि ये किस प्रकार हुआ, जलवायु का किस प्रकार से ये अंतर पाया जाता है, जहाँ शीतल है, शीतोष्ण है, उसका कारण क्या है। इसके अलावा अनेक वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, जैसे हवाओं का चलना, वर्षा का होना, बादल बनना, ओस, ओले, कोहरा, ये सारी जो है वो मौसम संबंधी क्रियाएं हैं जो जलवायु के अंतर्गत आती हैं। और इन सब का नियंत्रण और नियमन प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में है तीसरा समुद्र भूगोल। समुद्र भूगोल, अब महासागर हैं, हमारी पृथ्वी के 70% से अधिक भूभाग पर जल है, यानी महासागर पाए जाते हैं। और इन महासागरों में भी अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे धाराएं चलती हैं, लवणता है, अनेक प्रकार के उच्चावच, जैसे उच्चावच हमें अपने धरातल के ऊपर मिलते हैं, पर्वत है, पठार है, खड्डे हैं, झील हैं, वैसे ही उच्चावच सागर तल के नीचे, सब सागर तल पर ही पाए जाते हैं, तली पर, सागर की तली पर पाए जाते हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, महासागरों में धाराएं कैसे चलती हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ क्या है, इन सब का अध्ययन जो है वो समुद्र भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूगर्भिक भूगोल है, ये सारे भूगोल ऐसे हैं जिनमें प्राकृतिक क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जिसका नियमन और नियंत्रण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे भूगोल के ज्ञान में वृद्धि हुई,
करते हैं। यदि प्राकृतिक क्रियाकलाप इम्पोर्टेंट है, ये सारी क्रियाएं नियंत्रित करती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं भी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन के लिए प्रकृति चाहिए, प्राकृतिक जो दशाएं चाहिए, तो हमें आर्थिक क्रियाकलाप भी करने पड़ते हैं। तो ये आर्थिक क्रिया जो है वो मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आती है। दूसरा है औद्योगिक, उद्योग लगाना, ये भी एक प्रकार की मानवीय क्रिया है। उसके बाद में परिवहन भूगोल, और उसके बाद में जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सारी जो है वो मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं, जिसमें प्रकृति के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों को भी महत्व प्रदान किया गया। अब मानव भूगोल या मानवीय क्रियाकलाप को महत्व दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक क्रियाकलाप कुछ नहीं है। प्राकृतिक क्रियाकलापों के साथ साथ मानवीय जो क्रियाकलाप है, प्राकृतिक क्रियाओं के साथ जो मानवीय क्रियाकलाप है, उनको भी महत्व प्रदान किया जाएगा। तो ये है मानव भूगोल की शाखाएं, उपशाखाएं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो बुक का नाम है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो अब हम बात करेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है उसका जनक फ्रेडरिक रेटजेल कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग करने का कार्य किया, यानी मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र में मानव भूगोल के ज्ञान में वृद्धि की। ये जर्मन के रहने वाले, इसलिए इनकी विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल के बारे में स्पष्ट वर्णन किया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल। इनकी एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो ये है फ्रेडरिक रेटजेल। अब ये बताते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रकृति और मानव, अभी मैंने आपको बताया 18वीं शताब्दी के बाद में मानवीय क्रियाकलापों को महत्व मिला। इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति और मानव दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का, मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति और मानव या पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव प्रकृति से प्रभावित होता भी है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता भी है, यानी दोनों में सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है। मानव प्रकृति से प्रभावित होता है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। हम प्रकृति से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? जैसे हमारे बहुत से प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति पर ही निर्भर हैं, जैसे मौसम का बदलना, जलवायु परिवर्तन होना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आना, और जब सर्दी से गर्मी आती है तो हमारी गतिविधियां भी बदल जाती हैं। जब बहुत तेज मौसम में परिवर्तन होता है, ये प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं, उसके हिसाब से हमारी क्रियाओं में भी अंतर आता है। जैसे सभी जगह कृषि नहीं होती और होती, सभी जगह उद्योग नहीं लगे हुए हैं। कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो कृषि की दृष्टि से प्रधान है, कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दूसरे अनेक क्रियाकलाप खनिज निकाले जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रियाकलाप करता है मानव। क्यों करता है? इसी प्रकृति से प्रभावित होकर करता है कि जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी यानी कि मृदा, जल, ये सारे प्राकृतिक तत्व हैं। स्थलाकृति, ये सारे प्राकृतिक तत्व हैं और इनसे प्रभावित होकर फिर मानव क्रियाकलाप करता है। यानी जहाँ कृषि कार्य किया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ खनिज अच्छे मिल रहे हैं वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। यानी इन सबसे प्रभावित होकर मानव अपनी
मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। वो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अनुकूल होता है क्योंकि वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, वहाँ प्राकृतिक दशाएं अनुकूल है। पर मानव ने तो जहाँ प्राकृतिक दशाएं प्रतिकूल है, जैसे मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, मृदा भी जो है यहाँ पे उपजाऊ नहीं है, और यहाँ पर जल की भी कमी है, और इसी क्षेत्र में यहाँ पे तो प्राकृतिक क्रिया कार्य जो है वो अनुकूल है, उपजाऊ मिट्टी है, जल मिल रहा है, तो कृषि कार्य हो रही है। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है वो मानव प्रकृति से प्रभावित होकर कर रहा है। पर जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जहाँ बालू मिट्टी पाई जाती है, जो विशेष उपजाऊ नहीं है, जल की जहाँ पर कमी है, और ऐसे क्षेत्र में भी मानव नहर बनाता है, ऐसे क्षेत्रों में भी मानव नहरों का निर्माण करता है, और जो अनुपजाऊ क्षेत्र है वहाँ भी मानव हरे भरे खेत लहरा देता है। तो ये मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया, यानी प्रकृति, इस क्षेत्र की प्रकृति ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे कृषि कार्य किया जा सके, लेकिन मानव ने अपनी सूझबूझ से, अपने तकनीकी ज्ञान से उस क्षेत्र में नहर का निर्माण किया, और नहर का निर्माण करते ही कल तक जो भूमि बंजर थी, जो मरुस्थल थे, आज वहाँ हरे भरे खेत लहरा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। अब जब हम मरुस्थल की बात करते हैं, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, और ये दोनों जिले भी इसी मरुस्थल में आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और कुछ समय पहले जब तक यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर नहीं आई थी, ये भी बंजर थे, लेकिन जैसे ही मानव ने यहाँ नहर का निर्माण किया, इंदिरा गांधी नहर बनाई, और इन्हीं जिलों में जो है आज हरे भरे खेत लहरा रहे हैं। राजस्थान के अनेक जो कृषि संबंधी पदार्थ है उनका उत्पादन इन्हीं जिलों से हो रहा है। तो ये मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया। तो जैसे नहरों का निर्माण है, ये मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया। इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, वो कृषि के लिए अनुकूल नहीं होते, वहाँ पे कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हीं पहाड़ी इलाकों में मानव ने सीढ़ीदार खेत बनाए, सीढ़ीदार खेत बना के, और आज वहाँ मानव चावल, चाय, जूट जैसी फसलों का उत्पादन कर रहा है। यानी मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया। तो जब तक मानव भूगोल का विकास नहीं होता था, तब तक ये माना जाता था कि प्रकृति ही मानव को प्रभावित करती है। पर जैसे ही मानव भूगोल का विकास हुआ, ये बात समझ हुआ कि मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है। तो मानव भूगोल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव प्रकृति से प्रभावित होता भी है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता भी है, और दोनों मिलकर जो है कार्य करते हैं। इसी के बाद मानव भूगोल में संभववाद की विचारधारा का भी विकास हुआ। संभववाद भी यही कहता है। तो मानव भूगोल में ये चीज हमें रख लेनी है कि मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव प्रकृति से प्रभावित होता है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। फर्स्ट थिंग, जब अगर मैं सेकंड बात करूं, दूसरा है विश्व के जो अनेक भाग हैं वहां पे मानव अलग अलग क्रियाकलाप करता है, यानी मानवीय क्रियाकलाप। मानव सभी जगह एक जैसी क्रियाकलाप नहीं करता है। कहीं पे मानव कृषि कर रहा है, कहीं मानव खनन का कार्य कर रहा है, कहीं बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, अलग अलग क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो विश्व के अलग अलग भागों में मानव अलग अलग क्रियाकलाप करता है। क्यों? क्योंकि स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। स्थानिक भिन्नता, कहीं पे मिट्टी उपजाऊ है, कहीं पे खनिज है, कहीं पे उद्योग लगा है, स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, और इन्हीं स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यानी पहली चीज, मानव भूगोल में मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज है, मानव भूगोल के अंतर्गत स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, और इन्हीं स्थानिक विभिन्नताओं के कारण मानवीय क्रियाकलापों में अंतर आता है, और इन्हीं मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। हम ये कारण जानने की कोशिश करते हैं कि मानव जहाँ कृषि कर रहा है वहाँ कृषि क्यों कर रहा है, जहाँ उद्योग लगे हैं उसके पीछे भी कोई कारण है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, जल मिल रहा है, वर्षा अच्छी हो रही है, वहाँ कृषि कार्य किया जाता है।
मिल रहे हैं वहाँ पर उद्योग संबंधी कार्य किए जाते हैं। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जिनके फलस्वरूप मानवीय क्रियाकलापों में अंतर आता है। ये है सेकंड चीज। अब आपको थर्ड चीज है हम कि विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी दो अलग अलग क्षेत्र। अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं ये यूरोप और ये एशिया, दो अलग अलग महाद्वीप है। ये तो मैंने बहुत बड़े स्तर पे कहा। आप दो राज्यों को भी ले सकते हैं, दो देश को ले सकते हैं, दो जिलों को ले सकते हैं, दो गांव को ले सकते हैं, दो कस्बों को ले सकते हैं। यानी हम छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई ले सकते हैं। अब इसमें ये दोनों महाद्वीप हैं। इन दोनों महाद्वीपों में कुछ तो समानताएं मिलेंगी और कुछ इनमें असमानताएं पाई जाएगी। और मानव भूगोल में इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं को समानता और असमानता का अध्ययन करना। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कुछ समानताएं मिलेंगी और कुछ हमें असमानताएं मिलेंगी और इन्हीं समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम मानव भूगोल के अर्थ की बात करते हैं तो मानव भूगोल में सबसे पहली चीज क्या करेंगे? मानव प्रकृति के अंतर संबंध। मानव प्रकृति के अंतर संबंध, जिसमें मानव प्रकृति से प्रभावित होता भी है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। दूसरी चीज का हम अध्ययन करेंगे स्थानिक भिन्नता के सभी स्थान हमारी पृथ्वी पे सारे स्थान एक जैसे नहीं पाए जाते हैं और ये स्थानिक भिन्नताएं हैं और इन्हीं स्थानिक भिन्नताओं के कारण मानवीय क्रियाकलापों में अंतर आता है। और इन्हीं क्रिया अंतर का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। और तीसरी चीज है विश्व के विभिन्न भागों में समानताओं और असमानताओं का अध्ययन। भागों में समानता और असमानताओं का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये जो चीजें ऐसी हैं कि चाहे मानव भूगोल का अर्थ पूछे, मानव भूगोल की प्रकृति पूछे, मानव भूगोल की विषय वस्तु पूछे, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पूछे, इन तीनों के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन चाहे आपकी प्रकृति आए, अध्ययन क्षेत्र आए, विषय वस्तु आए, आपको इन चीजों के बारे में बताना है। ये था मानव भूगोल के बारे में। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत जो है वो परिभाषाएं। और अभी मैंने आपको बताया परिभाषाएं। और मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहली परिभाषा है फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि मानव भूगोल के जनक हैं। फ्रेडरिक रेडजेल परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा है रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसका? मानव समाज और धरातल। धरातल का मतलब प्रकृति और मानव समाज यानी मानव और प्रकृति के जो संबंध है, मानव और प्रकृति के जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मानव भूगोल के विकास पर जोर दिया। इन्होंने ही मानव भूगोल के बारे में वर्णन किया है। और इन्हीं की एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी सैमपुल। मानव भूगोल की फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी जिसका नाम था सैमपुल। ये अमेरिकन थी। फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो जर्मन थे, सैमपुल जो है वो अमेरिकन थे। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि मानव
पे मानवीय क्रियाकलाप है। मानव स्थिर नहीं है, निरंतर कार्य करता रहता है, यानी मानवीय क्रियाशील है। मानव क्रियाशील यानी मानवीय क्रियाकलाप आगे चंचल मानव और